तो आइए, सरदार मनमोहन सिंह जी जिनका निधन 26 तारीख को हुआ, 26 दिसंबर 2024 को इन्होंने अंतिम सांस ली और 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ। देखिए, पहली चीज़ ये कि 2-6 नंबर जिसका होता है, ठीक है, इसका स्ट्रगलिंग फेज लंबा होता है बट सक्सेस भी बहुत अच्छी मिलती है। इनको भी सक्सेस मिली और बहुत अच्छी सक्सेस मिली। और देखिए, 26 को पैदा हुए, 26 को ही मरे, 8 में पैदा 8 में गए, बट एक बहुत बड़े शासक बने, सक्सेसफुल प्रधानमंत्री थे। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। इनका जन्म हुआ 26 सितंबर 1932 को और 26 दिसंबर 1924 को मर गए। इंडियन पॉलिटिशियन है, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, एक ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने 13वें प्रधानमंत्री के रूप में भारत में सर्व किया 10 साल के लिए, 2004 से 2014 तक। चौथे सबसे ज़्यादा सर्व करने वाले प्रधानमंत्री हैं, किसके बाद? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज़्यादा सर्व इन्होंने किया। ये मेंबर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये पहले सिख प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के, पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको दोबारा रीइलेक्ट किया गया 5 साल के बाद, मतलब 5 साल के टर्म के बाद पुनः अगर किसी प्रधानमंत्री को इलेक्ट किया गया तो वो सरदार मनमोहन सिंह जी हैं। ये कहाँ पे पैदा होते हैं? गाह, जो आज पाकिस्तान में है। इनकी फैमिली माइग्रेट करती है 1947 के पार्टीशन में। आफ्टर ऑब्टेनिंग इज डॉक्टरेट, इन्होंने डॉक्टरेट किया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। यूनाइटेड नेशन में इन्होंने काम किया 1966 से लेकर 1969 तक। सोचिए, यूनाइटेड नेशन में काम किया, यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना डॉक्टरेट इकोनॉमी में फुलफिल किया। फिर इन्होंने अपना ब्यूरोक्रेटिक का करियर स्टार्ट किया। ललित नारायण मिश्र ने जब इन्हें हायर किया, ललित नारायण मिश्र ने किस चीज़ के लिए हायर किया? ललित नारायण मिश्र ने इनको एडवाइजरी डाला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में, तब इन्होंने अपना ब्यूरोक्रेटिक करियर स्टार्ट किया। 1970 से 80 तक सिंह को कई सारी पोस्ट मिली, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, है ना, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर भी ये रहे, फिर हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन के। तो सबसे पहले क्या बने? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने 72 से 76, फिर गवर्नर बने रिजर्व बैंक के 82 से 85, फिर हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन 85 से 87। इन्हीं के बारे में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के जिनके नोट पर भी हस्ताक्षर हमें प्राप्त होते दिखते हैं। 1991 में इंडिया को बहुत सीवियर इकोनॉमिक कंडीशन फेस करनी थी। ये न्यूली इलेक्टेड प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ बैठे और इन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी। कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बाद भी इन्होंने लिबरल इंडियन इकोनॉमी को डेवलप किया, जिससे हम अपने देश को बचा पाए और आर्थिक उस समस्या से जूझते हुए देश को हम नॉर्मल ले पाए। ऑल्दो ये मेजर जो थे सक्सेसफुल, है ना, करते हैं इन द अवॉइडिंग द क्राइसिस एंड एनहेंसिंग रेपुटेशन ग्लोबली। अब ये क्या करते हैं? जब ये करते हैं तो ग्लोबली इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि ख़त्म होती इकनॉमी को उन्होंने बचाया। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी पुअर करती है जनरल इलेक्शन 1996 में। सिंह लीडर ऑफ अपोजिशन बने रहे राज्यसभा में, ठीक है, 1998 से लेकर 2004। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन ये बने बैठे रहे। 2004 में यूपीए सरकार फिर से पावर में आई। सोनिया गांधी ने एक्सीडेंटली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूज़ किया। मनमोहन जी जब पहली बार गद्दी पे बैठे तो इन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया। UID, जिसको आधार कार्ड बोलते हुए इन्हीं की देन थी, इन्होंने स्टार्ट किया। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाए और RTI लाए। तो सोचिए, इन्होंने प्रधानमंत्री बनती है 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कर दी हमारे लिए, जिनके बारे में कई लोग कभी समझते और जानते भी नहीं थे। इसमें सबसे पहला क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम आधार कार्ड बोलते हैं, फिर ग्रामीण, ठीक है, स्वरोजगार गारंटी योजना, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार RTI। ये सब इन्होंने अपने समय पर स्टार्ट कर दिया। और RTI स्टार्ट करने के साथ इन्होंने और भी कई व्यापक बदलाव किए, जैसे 2008 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट के साथ किया, ठीक है, जिसे 123 एग्रीमेंट बोलते हैं। ये अभी मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। 2009 में को फाउंड किया ब्रिक को। ब्रिक नेशंस जो हैं पहली बार फाउंड हुआ था 2009 में। उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी की सरकार, मनमोहन सिंह उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री। 2009 के जनरल इलेक्शन में फिर से UPI आया और सिंह फिर से प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। इस टेन्योर में उन्होंने क्या किया? वापस गए। इसके बाद अगला जब हुआ, ये टर्म जब एंड हुआ तो 2014 में इनको इलेक्शन का मेंबर नहीं बनाया गया।
सिंह कभी लोकसभा के मेंबर नहीं बने, उन्होंने राज्यसभा के मेंबर की तरह ही अपने आप को प्रेजेंट किया और ये स्टेट ऑफ असम को रिप्रेजेंट करते रहे। कब तक? 1991 से लेकर 2019 तक ये स्टेट ऑफ असम को रिप्रेजेंट कर रहे थे और असम राज्य के बिहाफ पर ही यहाँ पर काम कर रहे थे। तो वॉज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? स्टेट ऑफ असम। असम से ही ये राज्यसभा के सदस्य बन के आए थे। फिर राजस्थान ने 2019 से लेकर 2024 तक राजस्थान से इलेक्शन जीत के या वहाँ को रिप्रेजेंट ये राज्यसभा में करते रहे। अब अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की बात करेंगे तो सिंह जो थे ये बॉर्न होते हैं गुरमुख सिंह कोहली के यहाँ, ठीक है। गुरमुख सिंह कोहली और अमृत कौर के यहाँ 26 सितंबर को पैदा होते हैं गाह पंजाब, जो आज पंजाब पाकिस्तान में। पंजाबी सिख फैमिली थी, ट्रेडर्स ऑफ किससे? खत्री, जो खत्री बिरादरी है ट्रेडर्स की, उसके बैकग्राउंड से थे। इनकी मदर मर जाती है जब वो बहुत यंग होते हैं। इनको इनकी दादी जमुना देवी पालती हैं और बहुत उनसे क्लोज होते हैं। इनकी अर्ली स्कूलिंग उर्दू मीडियम में होती है 10 साल तक। फिर अपर प्राइमरी में पेशावर चले जाते हैं, फिर अपने 10th तक की क्लास के लिए पेशावर में पहुंच जाते हैं। इवन एज अ प्राइम मिनिस्टर ईयर्स वो हिंदी स्पीचेस लिखते थे, है ना, उर्दू स्क्रिप्ट में। ऑल्दो समटाइम ही वुड ऑल्सो यूज़ गुरमुखी। तो ये क्या करते थे? 2 भाषाएं बहुत अच्छे से लिखते थे। हिंदी की स्पीचेस होती थी उन्होंने उर्दू में लिख देते थे और दूसरा पंजाबी भाषा का प्रयोग ही ज़्यादा करते थे, ठीक है, अपनी मदर टंग का। जब भारत का पार्टीशन हुआ तो ये हल्द्वानी में माइग्रेट हो गए, रिलोकेट किया फिर खुद को अमृतसर में, जहाँ पर हिंदू कॉलेज अमृतसर में पढ़ाई की। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, जो उस टाइम पे होशियारपुर पंजाब में थी, वहाँ से इकनॉमी पढ़ा और बैचलर डिग्री ली। मास्टर डिग्री 1992-94 में, 92 से 54 में इन्होंने की, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इकनॉमी ट्राइपोज किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, मतलब 3 बार इन्होंने मास्टर डिग्री ली किससे? इकनॉमी से। और ये मेंबर बन गए सेंट जॉन कॉलेज के। 2005 के इंटरव्यू में जब ब्रिटिश जर्नलिस्ट मार्क टूली ने कहा कैम्ब्रिज डेज के बारे में, तो इन्होंने कहा आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ द क्रिएटिव रोल्स ऑफ पॉलिटिक्स इन शेपिंग ह्यूमन अफेयर्स। आई डू दैट मोस्टली ऑफ माई टीचर्स जॉन रेविसन एंड निकोलस कैल्डोर। इन्होंने कहा कि राजनीति में जो शेप कर रहा हूँ मैं आज इंडियन पॉलिटिक्स को, उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा वो करता हूँ सिर्फ एक व्यक्ति को, वो 2 टीचर्स जॉन रेविसन और निकोलस कैल्डोर हैं। जॉन रेविसन एक ब्रिलियंट टीचर थे, है ना, और उन्होंने उन्हें इनर कॉन्साइंस के बारे में बताया कि आप कोई भी चीज़ अचीव कब कर सकते हैं, जब अपने अंतर मन से चीज़ों को ठीक से समझना और जानना सीखें। तो ये उनके 2 इम्पॉर्टेंट टीचर थे जिनके बारे में उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा ये जो जॉन निकोलस थी मुझसे लगातार पूछती रहती थी और कहती थी कि जो अनथिंकेबल है उसको भी सोचो। लेफ्ट विंग इंटरप्रिटेशन थी ये इनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर कैडलॉर और इन्फ्लुएंसिंग थे, प्रॉब्लमेटिक थे, ठीक है, स्टिमुलेटिंग थे, एक ग्रेट एडमायर थे, है ना, जो चाइना में हो रहा था। इन्होंने सारी चीज़ें वहाँ से समझाई कि भाई चाइना की इकनॉमी कैसे बढ़ रही है, क्या हो रहा है। कैम्ब्रिज से लौट के इंडिया, जब कैम्ब्रिज से लौटे तो इंडिया में इन्होंने क्या किया? सर्व्ड एज अ टीचर इन पंजाब यूनिवर्सिटी। पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर बने। फिर ये 1960 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में डीफिल करने चले गए, जहाँ पे न्यूफील्ड कॉलेज में मेंबर बने। 1962 में डॉक्टोरल थीसिस लिखी इयान लिटिल के अंदर, इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1950 to 60। इसके बारे में उन्होंने सारी चीज़ें लिखी। और फिर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ कैसे ले सकता है इंडिया एक्सपोर्ट में, इसके बारे में इन्होंने लिखा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने पूरी R&D 1960 तक की कर। जब उन्होंने डीफिल कंप्लीट की तो भारत लौटे, सीनियर लेक्चरर बने पंजाब यूनिवर्सिटी में 1959 to 63, है ना। ही सर्व्ड एज द रीडर ऑफ द इकोनॉमिक्स एट पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर 1963-65 में इकोनॉमिक प्रोफेसर बने। फिर ये वापस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट में गए, वहाँ पे सर्व किया। इसके बाद इनको एडवाइजरी बनाया गया ललित नारायण मिश्र के अंडर। इसके बाद 69 to 71 प्रोफेसर है इंटरनेशनल ट्रेड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। इसके बाद 72 में इन्हें चीफ इकोनॉमी एडवाइज़र बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इसके बाद 1980 to 82 प्लानिंग कमीशन। फिर 82 के बाद इन्हें रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया, और जब उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसके बाद डिप्टी चेयरमैन बने प्लानिंग कमीशन के। इसके बाद इनका टेन्योर प्लानिंग कमीशन में चला। फिर ही वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ कमीशन बने। इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थिंक टैंक है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर ये 1987 से 1990 तक रहे। इसके बाद जिनेवा से लौटे 90s में, तो इनको पोस्ट दिया गया प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र का चंद्रशेखर के टेन्योर में। 1991 में चेयरमैन बने यूजीसी कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके चेयरमैन बने।
जून 99 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के साथ जुड़े और इन्होंने यहाँ पर क्या किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का पद संभाला। अच्छा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का पद और प्रधानमंत्री का पद दोनों इन्हें इंसिडेंटली मिला था, इन्हें नहीं पता था फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं। जिन जिनको बोला गया उन्होंने मना किया, बाद में मनमोहन सिंह को कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालेंगे 1991 में। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जो थे उन्होंने सिंह को इसलिए चुना था क्योंकि उन्हें मार्क टूली एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि वो क्यों इन्हें इस तरह चुना गया। जब इन्होंने कहा कैबिनेट में थे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया। तो अगले दिन जब मैं उठा रादर एंग्री था, तो ड्रेस्ड अप होना है, राष्ट्रपति भवन जाना है ताकि मैं अपने पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट करूं। तो पहली बार ये अपने पॉलिटिकल करियर में एज अ फाइनेंस मिनिस्टर गए। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें में बदलाव देखे और अपने जीवन में भी व्यापक बदलाव लाते हुए आए। जब वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभाल रहे थे उस समय देश की कंडीशन बहुत ख़राब थी और जब वे प्रधानमंत्री के पद पे थे तब बहुत ख़राब थी। तब क्या थी ये आप देखिए, जब ये पहली बार आए थे तो $1 बिलियन से नीचे हमारा रिजर्व था और 2009 में इन्होंने $600 मिलियन का फॉरेन रिजर्व अपने लिए कर दिया। इंडिया जो था फॉरेन रिजर्व जो था उसको इन्होंने बढ़ाया, पहली चीज़। फिर इन्होंने पीएम बनते समय इन सब चीज़ों को देखा। पी चिदम्बरम और सिंह दोनों ने मिलकर इस चीज़ को बचाया और अगर पी चिदम्बरम मनमोहन सिंह जी के सामने नहीं होते तो भी इनको दिक्कत होती। ये अपनी कंट्री को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं बनाना चाहते थे। एफडीआई को भी ये पूरी तरह डायरेक्ट ही करना चाहते थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी विनिमय को भी ये डायरेक्ट नहीं करना चाहते थे, उसको भी रेगुलेटेड फॉर्म्स में रखना चाहते थे और इन्होंने उसको रेगुलेटेड फॉर्म में ही रखा और उस चीज़ को इसी तरीके से किया। ठीक है, इंडिया के रिफॉर्म हुए, डिंग जियोपिंग चाइना में थे उनके कंपैरिजन में, ठीक है। और इसके बाद होता है 1993 सिंह ऑफर्ड इज रेजिग्नेशन। 1993 में सिंह क्या करते हैं, अपना रेजिग्नेशन देते हैं और इसके बाद ये फिर कब देते हैं, जब ये सिक्योरिटी स्कैंडल हो जाता है। कौन करता है, हर्षद मेहता करता है। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन ये बनते हैं, उसके बाद फिर ये दोबारा नहीं आते। लीडर ऑफ अपोजिशन ये बनते हैं 1995, 2001, 2007, 2013। 1988 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी जब पावर में थी तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन रहे राज्यसभा में, ठीक है। 1999 में इन्होंने लोकसभा में साउथ दिल्ली से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की बट वो जीत नहीं पाए। तो पहली बार जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो साउथ दिल्ली से लड़े बट वहाँ से वो हार गए, तो इनको वहाँ से पद नहीं मिला। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आप सबको पता है इन्होंने जीपीएल, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन लाए थे। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण, ठीक है। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है निजीकरण। ये हमारे देश में लाने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे। ये लाने के पीछे इनका मंसूबा क्या था, इनकी इच्छा क्या थी, इस चीज़ को ये क्यों लाए, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। 1989 तक एक ऐसी चीज़ हुई जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के रहमो करम से चला। उन्होंने हमारी कंट्री को क्लोज्ड इकोनॉमी बना दिया और जब इंसान का बंद अर्थव्यवस्था होती है तो इस बंद अर्थव्यवस्था को बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही थी। इस क्लोज्ड इकोनॉमी में दो इश्यूज़ हमारे सामने हमेशा चल रहे थे। पहला इशू ये चल रहा था कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं था और हमें फॉरेन रिजर्व तो देना ही था। अगर क्लोज इकोनॉमी है तो बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं आएगा और अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो हमें दिक्कत होगी। 1980 से 1990s तक ये हो गया था कि हमारे देश का खुद का रिजर्व ख़त्म हो चुका था। हमें सोना गिरवी रख रख के बैंक ऑफ जापान, इंग्लैंड, इन सब से लोन लेना पड़ रहा था और अपने ही सोना गिरवी रख के हम पैसा ले रहे थे। इसके बाद इसी प्रेशर में बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है। मनमोहन सिंह जी को ये पता चलता है कि हमारे देश की आर्थिक दशा बहुत ख़राब है, तो वो कहते हैं कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पहला काम क्या होगा कि हमें ग्लोबल बनना पड़ेगा, हमें वैश्विक कंपनियों को अपने यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक। फिर दूसरा इन्होंने देखा कि गोल्ड की स्मगलिंग बहुत होती है, तो गोल्ड पर इन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस लगाए और गोल्ड टैक्स के बाद भी स्मगलिंग के सोने से सस्ता हो गया तो सोने की स्मगलिंग बंद हो गई। फिर उन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई। जो भी व्यापार खोलना चाहता है विदेशी उसको उन्होंने उदारीकरण की नीति के साथ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए। इसके बाद वैश्वीकरण के बाद इन्होंने निजीकरण का, इन्होंने कहा अगर कोई बंदा है जो प्राइवेट कंपनीज और फर्म खोल सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, तो इन्होंने उसको भी बूस्ट किया और कोई भी बंदा यहाँ पर आकर कार्य कर सकता है। तो इन्होंने अर्थव्यवस्था का सुधार प्रारंभ किया और अर्थव्यवस्था का सुधार 2007 तक चलता रहा। जब 2007-08 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो उस टाइम पे इंडिया पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उसको इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इंडिया 100% एफडीआई किसी को नहीं दे रहा था। इंडिया ने लिमिटेड एफडीआई दी और लिमिटेड एफडीआई के साथ ही काम किया। इनकी एफडीआई बहुत ज़्यादा नहीं थी और एफडीआई बहुत ज़्यादा ना होने के कारण एक चीज़ और हुई कि जब इन्होंने एफडीआई प्रॉपर मैनर में नहीं
पूरी दी, तो 51% इंडियन इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास रहता था और 49% दूसरे के पास, मतलब जो फॉरेन कंपनी है वो सिर्फ 49% रखती थी, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट का पैसा था वो कौन रखता था, वो इंडियन कंपनी रखती थी। जैसे वॉलमार्ट आई है ना, किसके साथ आई, भारती के साथ। तो एयरटेल वाली जो कंपनी भारतीय जब उसके साथ आई, तो ये जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो ये अमेरिका नहीं भाग पाई, क्योंकि 51% स्टेक इंडियन कंपनीज के पास था। फिर जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 100% FDI स्टार्ट कर दिया। हम बिल्कुल मानते हैं कि हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, हम इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करते कि हमारा फॉरेक्स नहीं बढ़ रहा, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके साथ हमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज हमारा जो 100% FDI है, अगर कल को फॉरेन में कोई क्राइसिस होती है तो हमारी चीज़ें पूरी तरह खत्म हो जाएगी, हमारे पास कोई भी चीज़ रेगुलेशन या सेफ्टी के लिए बचेगी नहीं। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए 100% FDI ना दे। भारत सरकार ने अब जो गलती की है वो मनमोहन जी ने नहीं की थी, हमारी इकोनॉमी को बचाने का काम सिर्फ सरदार मनमोहन सिंह जी ने किया था। तो एक महान हस्ती मानी जाती है हमारे देश के लिए। ठीक, हेल्थ केयर के लिए इन्होंने क्या किया, हेल्थ केयर के लिए इन्होंने नेशनल हेल्थ रूरल हेल्थ मिशन लाए, ठीक है, और इसके लिए इन्होंने काम किया जिसको अमेरिका के इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स ने भी बहुत ज़्यादा बूस्ट किया था। 2006 में इनकी गवर्नमेंट ने, ठीक है, प्रपोजल दिया, रिजर्व 27% सीट्स ऑल इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की जो हैं, ठीक है, उनको OBC को दिया जाएगा। 2006 के एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट के बाद ये डिक्लेरेशन इन्होंने किया। इसके बाद 2 जुलाई 2009 को इन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट लाए, जिसमें इन्होंने जो 8 IITs थी वो ओपन की, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश थे। सिंह ने कंटिन्यू किया सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम को, और इन्होंने कहा हमारी कंट्री में हर एक व्यक्ति का शिक्षित होना नितांत आवश्यक है, और इस चीज़ को हमें करते हुए चलना है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो था, ठीक है, इसके लिए इन्होंने काम किया, इसको अमेंड किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्होंने तैयार की, जो 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद इन्होंने बनाई, ठीक है। NIA आज भी सक्सेसफुली काम कर रही है। इन्होंने आधार कार्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया, इन्होंने मल्टीपर्पज़ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनवाए, जो आज भी भारत सरकार यूज़ कर रही है। सिंह का एडमिनिस्ट्रेशन इतना इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि इन्होंने कश्मीर की स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत सारे काम किए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें की, टेररिस्ट को समझाया, सब कुछ किया। नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म एक्टिविटीज़ को कम किया। अब इनके अगर लेगिनेशन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये दोनों चीज़ें इन्होंने संविधान में बदल के लाए। नरेगा जो है, ठीक है, ये सक्सेसफुल हुआ कई डिग्री में। लोगों को RTI के थ्रू ये पता चला कि आप करप्शन के खिलाफ RTI के थ्रू भी लड़ सकते हो, कि जो डेवलपमेंट विकास वो किस प्रकार से हुआ। न्यू कैश बेनिफिट दिए, इंट्रोड्यूस किए गए, किसके लिए, विधवाओं के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, और जो भूमिहीन व्यक्ति हैं उनके लिए। ये सारे बेसिक कार्य करते हुए आपको दिखे। राइट टू फेयर कंपैरिजन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वायर रिहेबिलिटेशन एक्ट यही लाए, ठीक है। लोकसभा में आया, बट राज्यसभा जो इंडियन पार्लियामेंट की थी उसको रिसीव किया, पर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इसको एसेंट बाद में देने के लिए गए। ये चालू कब हुआ, ये एक्ट 1 जनवरी 2014 को लगा। इसका राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 4 अगस्त 2009 को आया, जो बताता है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21A के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री एजुकेशन जरूरी है। पहले ये क्या था, DPSP था, ठीक है, इसको हमने बदला। इंडिया जो था 135 कंट्रीज़ में बने जो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाती है। 1 अप्रैल 2010 को हमने एजुकेशन को भी फंडामेंटल राइट में डाल दिया। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है और इसको हम बदल नहीं सकते, ये इस सरकार ने बता दिया। अब आप बात करते हैं न्यूक्लियर डील। इंडिया के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई वो क्या है, देखिए। इंडिया जो है बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इज़ नॉट द सिग्नेटरी ऑफ CTPC, NTPC जिसे आप बोलते हो, एंड न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। जो आप जो भी कंट्री है, जो भी कंट्री आपका रिलेटेड न्यूक्लियर से रिलेटेड किसी भी ट्रीटी को साइन नहीं करती, CTBT नहीं साइन करती, या न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में नहीं आती, तो इसको सरकार ने विश्व में क्या कहा है, NSG इनको न्यूक्लियर सप्लाई नहीं देंगे। इंडिया ने क्या किया, मनमोहन सिंह के प्रयास से इन्होंने कहा कि हम 2 सेल्फ इम्पोजिशन लगाते हैं। पहला, नो फर्स्ट यूज़, दूसरा है ना, नो रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर यूज़। 2 चीज़ इन्होंने किया। इन्होंने कहा हम जिम्मेदारी से, अर्थ जो न्यूक्लियर वेपन से उनका प्रयोग करेंगे, और न्यूक्लियर का यूज़ हम जिम्मेदारी से करेंगे, और हम पहली बार न्यूक्लियर वेपन किसी पे नहीं चलाएंगे। इस समय USA जो बैठा था, USA न्यूक्लियर डील नहीं करना चाह रहा था,
बट इंडिया ने जो अपनी चीज़ें की तो उसके बाद इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। इन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर डील में फ़ायदा दिया। पहली बार अमेरिका का एक आर्टिकल है, एक एग्रीमेंट है, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 1, 2, 3, 123 में इन्होंने बदलाव किया और कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो भारत को न्यूक्लियर सप्लाई दे सकता है। तो भारत, ठीक है, पहली कंट्री बनी जो CBT को साइन किए बिना, ठीक है, और NTPC में नए बिना इसने क्या किया, इन्होंने अपने आप को MTCR रीजन में अब आ गए हम लोग। तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने कहा कि भाई हम कुछ ना साइन करें तब भी हम अपने देश में प्रॉपर रह सकते हैं, 1, 2, 3 एग्रीमेंट को हम सक्सेसफुली चला सकते हैं। तो जब ये इसमें आए तो भाई सब ने कहा कि भाई ये चीज़ गलत है, आपको इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आज भी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं बट हम उन्हें नहीं जोड़ रहे क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हम साइन नहीं कर रहे। तो इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किए बिना न्यूक्लियर वेपन्स की डील की। न्यूक्लियर फ्यूल हमें अमेरिका देने लगा। जब न्यूक्लियर फ्यूल हमें अमेरिका देने लगा तो विश्व में भले वो ऑस्ट्रेलिया हो, भले वो रशिया हो, भले वो चाइना हो, भले वो जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, सब हमारे साथ खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं सरदार मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी विजय जो थी वो ये थी कि इसने हमें न्यूक्लियर वेपन्स के लिए सपोर्ट किया और आने वाले टाइम पे हम न्यूक्लियर वेपन्स को प्रॉपर मैनर में अपने देश में चला पाएँ, चीज़ों को टैकल कर पाएँ। इसके लिए बहुत बड़ा योगदान इन्होंने हमें दिया। सरदार मनमोहन सिंह जी के बारे में सबसे बड़ी चीज़ यही आती है, सबसे बड़ी समस्या हमें जो दिखती है वो ये दिखती है कि अगर हम इन चीज़ों को प्रॉपर मैनर में चलाते हुए देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सरदार मनमोहन सिंह जी अगर नहीं होते या सरदार मनमोहन सिंह जी उस समय पर इन चीज़ों को ना देखते या दूरदर्शिता ना दिखाते तो शायद आज हमारे पास वो चीज़ें होती नहीं जो आज हमारे पास हैं। ठीक, आज हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उनके लाने के पीछे कहीं ना कहीं सरदार मनमोहन सिंह जी बहुत ज़रूरी एलिमेंट बन के आए। अब वो नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ पे